सबसे पहले तो पवित्र माह रमजान की मैं आपके द्वारा अपने सब मुस्लिम भाइयों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले होली के त्योहार के ऊपर भी, होली का जो एक रंगों का त्योहार है, उसमें वो त्योहार को यही कहा जा सकता है कि सारे मतभेद मिटाकर सब लोग आपस में होली खेलते हैं। अ, हर रंग जो है वो रंगों में लोग जो है हमारे जो है रंगे जाते हैं। उस होली के त्योहार की भी मेरे हिंदू भाइयों को बधाई शुभकामनाएं। रजौरी में जो असेंबली का चुनाव हुआ, उसके बाद मेरी मीडिया में जो पहली इंटरेक्शन है, और आप सब यहाँ पर आए मेरे निवेदन पर, मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। साथियों, इस नई सरकार का, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का जो है, उसके सरकार के द्वारा कल जो है पहला बजट सेशन जो है वो शुरू हुआ है इस सरकार का। इस बजट सेशन में जो कल हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एड्रेस किया है, वो एड्रेस सरकार का एड्रेस होता है। उस एड्रेस के अंदर एक बात जो है बार बार उस एड्रेस के अंदर कही गई कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेट को देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय अमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहूंगा, स्टेट फुट की चिंता आप ना करें। स्टेट फुट को लेकर आप अपना समय बर्बाद ना करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब, बार बार इन्होंने ये कहा है कि उचित समय के ऊपर स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाए। इसलिए अमर अब्दुल्ला साहब, आपको उसके ऊपर ना तो चिंता करनी चाहिए, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड दे सकती है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के घुटनों में इतनी ताकत है कि वो लड़कर स्टेटहुड ले सके। इसलिए स्टेटहुड के ऊपर बार बार आप बोलकर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह ना करें, जम्मू कश्मीर की जनता का समय बर्बाद ना करें और अपना समय भी बर्बाद ना करें। आप ये बताइए कि चुनावों के दौरान जो आपका मैनिफेस्टो था, आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन में आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कोलिशन में चुनाव लड़ा, और आपका दो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, आप उस मैनिफेस्टो की बात करें। उसमें गरीबों को लेकर जो आपने चिंता जताई, आपने कहा कि हम 12 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देंगे। वो सिलेंडर कब मिलेंगे? 5 महीने होने जा रहे हैं सरकार को। हमें आशा है कि इस बजट सेशन के अंदर आप वो 12 सिलेंडर जो है गरीबों को मुफ्त बांटना शुरू करें। आपने कहा था, आपने कहा था कि 200 यूनिट बिजली के जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त बिजली 200 यूनिट दी जाएगी। आज आंखें गाड़े जम्मू कश्मीर की जनता उन 200 यूनिट बिजली को देख रही। हुआ क्या? हुआ ये कि 200 यूनिट बिजली तो नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि जिसका बिल 500 रुपया आ रहा था, उसका बिल 5,000 आना शुरू हो गया। कौन जवाब देगा? ये जवाबदेही हमारे जहां के राजौरी के पुंछ के जो लेजिस्लेटर हैं वो देंगे। सबसे ज्यादा बिलिंग की बात और चिंता राजौरी पुंछ की, और उसके अंदर भी राजौरी की। यहां पर एक त्राही त्राही जो है इस समय हो रही है। बिलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और 200 यूनिट की बात करके आपने बिलिंग इतनी बढ़ा दी है। ये अत्याचार, ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर। आपने कहा कि जो राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, हम इसको डबल करें, 10 किलो राशन हम और आपका बढ़ाएंगे। आज जनता पूछ रही, 5 महीनों में अभी तक वो मुफ्त 10 किलो और जो राशन मिलना था वो राशन नहीं मिला है। वो कब मिलेगा उन गरीबों को जिनकी आस आपने जगा दी? गरीबों की चुनावों में आपने आस जगाई, झूठे वादे करके
आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, फ्री 10 किलो फ्री राशन देंगे, और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के युवाओं की आस और ज्यादा आपने जगाई। आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। उसका रोड मैप अभी तक नीचे नहीं आया। उसके ऊपर आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही है कि वो 1 लाख नौकरियां जो युवाओं को आपने देनी थी वो कहां गई, वो कब मिलेंगी। 4 साल के बाद फिर चुनाव आने वाले हैं, 4 साल के बाद चुनाव दोबारा आने वाले हैं, 1 साल गुजरते समय नहीं मिलेगा। वो 1 लाख नौकरियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है, सवाल करती है कि आप बताइए कि वो 1 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 32,000 नौकरियां हमने दी है, 32,000 नौकरियां हमने दी हैं। आप कैसे चीफ मिनिस्टर, आपने ट्वीट किया, आपने ट्वीट किया कि हम एसपीओ की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, एसपीओ की सैलरी हम बढ़ा रहे हैं। आप कैसे चीफ मिनिस्टर हैं कि आधे घंटे के बाद आप वो विड्रॉ कर रहे हैं, अपने ट्वीट को विड्रॉ कर रहे हैं। जनता आपसे जरूर जवाब मांगेगी अगले चुनावों के अंदर। आपको जनता सबक सिखाएगी कि अगले चुनावों के अंदर कि आपसे पूछेगी कि आप बद्दा मजाक आपने एसपीओ के साथ किया। अगर आपके अंदर ताकत नहीं थी, आपका वजूद इस किस्म का नहीं था, आपकी सरकार में दम नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर साहब आपने ट्वीट क्यों किया कि एसपीओ की हम तनख्वाह जो है बढ़ाएंगे। आपने कहा चुनावों के अंदर हम गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देंगे। अब बताइए, वो हमारी गरीब माताएं, गरीब बहनें आज देख रही हैं, अपना अकाउंट देखती हैं, अपना बैंक अकाउंट खोल के देखती हैं कि हमारे अकाउंट में पता नहीं इस महीने 3,000 आता है, पता नहीं अगले महीने 3,000 आता है, पता नहीं कब 3,000 आता है। वो 3,000 कब आएगा वो आप बताएं। 200 यूनिट बिजली, 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन, 1 लाख नौकरी, एसपीओ की तनख्वाह बढ़ानी, डेली वेजर कब पक्के होंगे, 3,000 महिलाओं के अंदर कब जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है, और जम्मू कश्मीर की सरकार भी आपसे, जम्मू कश्मीर की जनता भी आपसे। साथियों, आपके माध्यम से मैं राजौरी पुंछ के लोगों से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ की जनता ने, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आप लोगों ने वोट दिया। यहां से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी आपने जिताकर भेजे, यहां कोलिशन गवर्नमेंट के आपने 7 एमएलए भी जिताकर यहां पर भेजे, यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए, यहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी आए। लेकिन इन 5 महीनों के अंदर राजौरी पुंछ को टूरिज्म के मैप के ऊपर लाने के लिए आपका कोई खाका बात नहीं है। आप बताएं कि आप पूछें अपने लोगों से जिनको आपने जिताकर भेजा कि राजौरी पुंछ को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए आपका प्लान क्या। हमने तो वादा किया था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राजौरी पुंछ के दौरे के इलेक्शन चुनाव के अंदर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जो पहली असेंबली लगेगी, उस पहली असेंबली के अंदर थन्ना मंडी, तरहाल, नगाली साहब, बुढ़ा अमरनाथ से लेकर बाकी कालाकोट, तथा पानी, हर तरफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। थन्ना मंडी को एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, ये गुलमर्ग और पहलगाम की तरह थन्ना मंडी के अंदर वो उसको बिल्ड किया जाएगा ताकि राजौरी पुंछ के अंदर टूरिज्म आ सके। शक्करमर्ग की बात हुई, शक्करमर्ग को हम रोड के कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे ताकि टूरिस्ट वहां जा सके। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि पहली असेंबली में जब हमारी सरकार होगी तो हम 7 लेक्स को डेवलप करेंगे। लेकिन राजौरी और पुंछ की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया, कोलिशन को जिताया। आज राजौरी पुंछ की जनता को पूछना चाहिए अपने आकाओं से, अपने नेताओं से कि 7 लेक को लेकर आपका क्या प्लान, शक्करमर्ग को लेकर आपका क्या प्लान, थन्ना मंडी, दरहाल, कोटरंका, बकोरी, पुंछ को लेकर टूरिज्म हब बनाने के लिए टूरिस्ट जहां पर आए उसके लिए क्या प्लान है।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रजौरी पुंछ के जीते हुए जो नुमाइंदे हैं, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। रजौरी पुंछ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफे दिए। गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दी, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों को बंकर दिए। हर समाज और हर वर्ग के साथ यहां पर रहने वाले हमारे पीओजे के विस्थापित समाज को एक सीट उनके लिए नॉमिनेशन की रिजर्व की। यहां पर नेशनल हाईवे जो है हमने यहां पर पहुंचाया। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना कुछ मिलने के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजर्वेशन में कट मारना चाहते, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कट मारना चाहती है। इसलिए रजौरी पुंछ की जनता को और खासकर उस जनता को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट किया है, उनको पूछना चाहिए, क्या आपको हमने इसलिए वोट किया कि आप हमारे ऊपर डाका डाला? यहां एक हमारे आने वाले एमएलए सिग्नेचर कंपेन चला रहे और वो कह रहे हैं कि मैं स्टेटहुड दिलवाऊंगा। स्टेटहुड सिग्नेचर कंपेन से नहीं मिलने वाली। आप ये बताइए, चाहे वो रजौरी के एमएलए हो, चाहे कहीं के एमएलए हो, आप ये बताइए कि इन 5 महीनों में आपने किया, आपने रजौरी की जनता को दिया क्या? सिर्फ गुमराह किया। जो यहां के सरपंचों ने ट्रांसफार्मर रखे, जो यहां के सरपंचों ने हैंडपंप रखे, आज आप उनका उद्घाटन करके अपनी बाय बाय ले रहे। जो सड़कें हमारे दौर के अंदर बनी, उनके रिबन काट के आप कह रहे हैं कि हमने लाई। ख्योरा के अंदर मैं एक दिन देख रहा था, ऑनरेबल हमारे एमएलए साहब वहां रिबन काटने के बाद कह रहे थे कि ये ख्योरा की जनता मेरे पास आई थी और मैंने ये रोड जो है रखवाई है और आज मैं उद्घाटन करना है। मैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो रोड इन चुनावों से पहले उस रोड का टेंडर हुआ, वो रोड हमने रखवाई, वो हमारे दौर में रखी गई। इसलिए जो काम आप करेंगे, ये ठीक है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो जीत के जाते हैं वो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो उनके पास प्रोवोगेटिव। काम चाहे पिछली सरकारों ने किए हो, काम चाहे आज की सरकारें करेंगी, उनको ही उद्घाटन करने, उनको ही रिबन काटने। लेकिन जब वो अपने कामों के उद्घाटन काटेंगे तो उस समय पता चलेगा कि कितने काम अगले 4 वर्षों में रजौरी के अंदर होने वाले हैं। यहां बडाला मांग के अंदर 16 करोड़ का ब्रिज मैंने लाया। रेगुलर ने उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, रेगुलर हमने उसको पीछा किया। जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब आए, पहली फुर्सत में मैं इनको मिला और मैंने उनको कहा कि ये मैं 2 बार डिफेंस मिनिस्ट्री से होके आया हूं, ये पाइपलाइन में है, अब थोड़ा सा भी प्रोसेस कोशिश करेंगे तो आर्मी से नेगोशिएशन करके ये ब्रिज जो है वो चालू हो जाए। और मुझे फिर टेलीफोन, मैंने जब दोबारा हमारी बात डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा विभूत जी वो थ्रू हो गया है, नेगोशिएशन हो गई है, बड़ी जल्दी उस ब्रिज का काम चालू होने वाला। अगर आप जो मीठे काम है जो आपके दौर में होंगे, नेचुरली वो क्रेडिट आपको जाए, तो खट्टे कामों का डिसक्रेडिट भी भाई साहब आपको जाएगा ना, उसमें आपको बुखलाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो एमएलए है, नेचुरली उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी काम होंगे वो चाहे केंद्र सरकार के होंगे, मोदी जी दे रहे हैं, एमएलए साहब ने ही रिबन काटना है, उन्होंने ही बाय बाय लेनी है। लेकिन भाई साहब जो खट्टे काम होते हैं ना, उसका डिस्क्रेडिट भी लेना सीखो। यहां एक प्रोटेस्ट हो गया बिजली के ऊपर, वहां बिल ज्यादा हो गए, बिलिंग बढ़ गई, बड़ी बुखलाहट हो गई। आपको देखना चाहिए ना, आप हमारे नुमाइंदे हैं, लोगों ने जिता कर भेजा है, आपको देखना चाहिए कि मेरे सुमित जी जो है, मैं इनको सुन रहा था, इनके गांव में भी वो गए और सुमित जी ने भी वहां पर बोला कि यहां पर देखो जी पिछले 2 महीनों में जिसका 500 बिल आ रहा था 5000 आना शुरू हो गया, 4000 आना शुरू हो गया। तो क्या सुमित जी की बात गलत थी? क्या इनके गांव के लोगों को बिल बढ़ा नहीं? तो क्या
एमएलए साहब की ड्यूटी नहीं थी कि वो देखें कि कौन ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो आज तंग कर रहे हैं? बजाय वो काम करने के ऐसे एम्प्लॉइज को यहां पर तंग किया जा रहा है। और मैं तो हैरान, यहां से एक ऑफिसर को अटैच कर दिया गया काला कोट। जब कंसर्न एक्शन को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने इनको अटैच किया है, इनके ऊपर कोई एलिगेशन? उन्होंने कहा कोई एलिगेशन। मैंने कहा ऑफिसर करप्ट है? उन्होंने कहा करप्ट नहीं। मैंने कहा उसने मिसमैनेजमेंट की? नहीं। मैंने कहा कोई नकारा आदमी है? नहीं है। मैंने आपने इसको अटैच काला कोट क्यों किया? उन्होंने कहा हमारे हाथ बदले। एमएलए साहब जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उन्होंने हमें कहा कि आप इसको अटैच करें। भाई साहब बदले की भावना से काम ना करें। कुदरत ने इज्जत दी है, कुदरत ने इज्जत बख्शी है, उस इज्जत का आप भरपूर बदला लें और बदले की भावना से काम ना करते हुए आप सबका विकास करें, सबका काम करें। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस पिछले 10 वर्षों में, चाहे मैं एमएलसी रहा या नहीं रहा, इन 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ रजौरी टाउन के अंदर 200 करोड़ रुपए के काम हमने लाए। 200 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर हुए। 3 बड़े ब्रिजेस हमने यहाँ पर लाए, सर्कुलर रोड यहाँ पर हमने लाए, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो बन रहा है। हमने डनीदार यूनिवर्सिटी रोड 31 करोड़ रुपए की यहाँ पर लाई। 200 करोड़ रुपए के काम सिर्फ और सिर्फ इस म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी के दूध के अंदर लाए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताऊंगा कि नाबार्ड, पीएमजीएसवाई और उसके साथ बाकी योजनाओं के तहत रजौरी विधानसभा के अंदर 100 से ज्यादा सड़कें जो है यहाँ पर बनी, चाहे उसकी मिनिमम कास्ट 1 करोड़ हुई हो और मैक्सिमम कास्ट जो है 10 करोड़ हुई हो। वो अगली बार वो टाइप करके हम आपको बताएंगे कि भाई ये काम यहाँ पर हुए। अगले 4 वर्षों में जो काम होंगे वो भी हम देखें। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हमने बनवाया, यहाँ हेरिटेज स्कूल हमारा पुराना है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हम मांग करते हैं आपके सामने एमएलए साहब से, वो हमारा जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो वार्ड नंबर 8 में है वो उसको बनाए, उसको जरूरत है। वहां मातमदारी होगी। मैं अफसोस करने उस मोहल्ले में गया, मैंने देखा कि उस स्कूल की बड़ी बुरी हालत है। और मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूंगा, मांग करूंगा, क्योंकि हर एमएलए को चीफ मिनिस्टर साहब ने 30 करोड़ रुपया दिया। इस वर्ष हर एमएलए को 30 करोड़ रुपया दिया गया है। वो 30 करोड़ में हम रजौरी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के भी जो है, हम चाहते हैं कि उस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, जैसे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने उसकी बिल्डिंग बनाई है, इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग भी आप बनाए, क्योंकि उस मोहल्ले से, यहां से, हर तरफ से आपको वोट मिला। मैं आपके सामने आकर यही बात जो है सारी रखना चाहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक भ्रम पैदा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि बिजनेस रूल जो है वो केंद्र सरकार के कारण नहीं बन रहे। ये बिजनेस रूल चीफ मिनिस्टर ने बनाना होता है, ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसने बिजनेस रूल बनाना होता है। अब चूंकि वो बचना चाहते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बिजनेस रूल नहीं बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपने सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहूंगा उनको, आप इतनी नालायकी से काम ना करें, जल्दी से बिजनेस रूल बनाए ताकि लोगों के काम हो। सर, बजट सेशन की आपने बात की। बीजेपी इस वक्त अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है एमएलए के नंबर के हिसाब से। क्या कुछ इश्यूज आपको लगते हैं जो बजट सेशन में फिल फॉर उठाए जाने चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर के काम हो सके? देखिए, 7 तारीख को बड़ी क्लियरिटी से आएगा कि 7 तारीख को उनके एजेंडे में क्या है डेवलपमेंट का। उसमें 200 मीटर 200 यूनिट बिजली का भी पता चलेगा, मुफ्त गैस सिलेंडर का भी पता चलेगा, उसमें मुफ्त राशन का भी पता चलेगा। इस 7 तारीख को सारी बातें क्लियर। मैं इस समय क्योंकि रजौरी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो मैं रजौरी पुंछ की बात करूं कि यहाँ के लोगों की रिजर्वेशन में कट जो लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। चाहे गुज्जर बकरवाल समाज, चाहे एससी समाज, चाहे पहाड़ी कबीले के रिजर्वेशन को, ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं लगने देंगे, ना हम उसको बर्दाश्त करें। एक बात तो मैं ये, दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि रजौरी पुंछ ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मेंबर पार्लियामेंट और कोलिशन गवर्नमेंट के जहां लोग जितवाए, रजौरी पुंछ में टूरिज्म को लेकर हम चाहेंगे कि टूरिज्म को, हमारे थन्ना मंडी को, जैसे हमने कहा था कि एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाएंगे,
वो बनना चाहिए, उसका प्रोविजन आना चाहिए। 7 लेक्स को लेकर उनका प्रोविजन आना चाहिए। यहाँ पर शक्करमर्ग को लेकर उनका जो है वो प्रोविजन आना चाहिए। हमने बार बार एक बात कही है, यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनना चाहिए। हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह शाहदरा शरीफ, और उसके साथ नगाली साहब, हमारे बुढ़ा अमरनाथ पुंछ में, ये एक रिलीजियस सर्कल, टूरिस्ट सर्कल बनता है कि जब टूरिस्ट आए तो वो सब तरह से घूम कर जाए। हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वो अपनी बात करें, और राजौरी और पुंछ को लेकर वो उनका क्या प्लान है, यहाँ डेवलपमेंट को लेकर उनका क्या प्लान है, वो उसका भी खुलासा करें। सर, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। लेकिन आप ही की पार्टी की एक लीडर जो अभी हाल ही में उन्होंने रिजाइन किया, उनका ये कहना है, मीडिया पे भी ये चीजें तेजी से वायरल हो रही है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो सही नहीं है, वादों पे खड़ी नहीं हो सकती और ये धर्म की राजनीति करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। उसी के तहत रजौरी पुंछ के गुज्जर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ हुआ। सब मुस्लिम है। पहाड़ी कबीले को एसटी की रिजर्वेशन मिली, मैक्सिमम मुस्लिम लोग। ओबीसी समाज को 8% रिजर्वेशन मिली, मैक्सिमम मुस्लिम लोग। यहाँ पर नेशनल हाईवे आया तो जोरी पुंछ के मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा मिलने वाला। यहाँ पर हमारे जोरी म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 200 से ज्यादा पक्के घर बने हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब सामने बैठे हैं, मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोगों के घर बने। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है। 80% मुस्लिम समाज के लोगों को जो है वो लाभ मिल रहा है। मेरा ये कहना है, जिनकी आपने बात की है उनको बड़े मान सम्मान के साथ जो है बीजेपी के अंदर रखा गया, उचित स्थान जहां पर उनको मिला है। वहीं भी कोई भी ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना नहीं है कि हम ये कह सकेंगे कि भाई मुस्लिम समझकर कोई ऐसी बात जो है किसी मुस्लिम लीडरशिप। अभी आप देखिए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो मेरे साथ सारे मुस्लिम लीडरशिप जो है जहां पर बैठी हुई, इसलिए ये बात उचित नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति का राइट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते। उनको नहीं हमारे साथ लगा ठीक, उनको लगा कि मुझे आप पॉलिटिकल फायदा जो है वो दूसरी पार्टी से है, मेरा वजूद वहां ज्यादा है, तो वो उसमें गए हैं। वो उन्होंने जो बयान दिया है, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सर, आपकी पार्टी की एक दूसरी तरफ से बयान सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर नमाज सड़कों पर पढ़ी जाएगी तो नौजवान की एबिलिटी के सड़कों पर निकलना हवामान का अच्छा बढ़े। इससे पहले कभी ऐसी सियासत राजनीति के अंदर देखने को नहीं मिली। इस नई सियासत का आगाज हुआ। क्या आपकी पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि आप ये बात कहते हैं कि हर चीज में फायदा मुसलमानों को हो जाए। फिर आपकी पार्टी के एक नीति की तरफ से इसका बयान, उसके बाद कुछ लोगों का रिजाइन दूसरी पार्टी में सामने आना, और कल एक और सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी के मुस्लिम लीडर की तरफ से बयान जारी किया गया कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो हम पार्टी को खैरबाद किया जाए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं भी बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आपको ध्यान होगा, जब असेंबली का चुनाव का रिजल्ट निकला, हमारे इफ्तार साहब जो है वो चुनाव जीते। उसके बाद जब उनका विक्ट्री जुलूस निकला, जब जीत का जुलूस उनका निकला मंडी के अंदर, उसमें क्या नारे लगे थे, वो वीडियो अगर आपको ध्यान में होगी, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, इफ्तार जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। वहां पर जो नारे, कमनल नारे लगे थे विक्ट्री जुलूस के अंदर, ये शुरुआत उस दिन शुरू हुई। क्योंकि यहां पर चुनाव आखिरी 4 दिनों के अंदर चुनाव जो है कॉमनल लाइन के ऊपर लड़ा। अब हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने उन कॉमनल लोगों के साथ, जिन्होंने उनको कॉमनल लाइन के ऊपर चुनाव जिताया, क्या क्या वादे किए थे, उन्होंने उनको क्या क्या बताया था। क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ तो वो आ नहीं रहे, उनको तो पहले वो वादे पूरे करने हैं जो उनके साथ किए, जिन्होंने चुनावों में उनको जिताया। और उनका जो विक्ट्री जुलूस था, और उसके ऊपर उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। उस विक्ट्री जुलूस के अंदर अगर वो वीडियो आप निकालें, सुने, मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि उस विक्ट्री जुलूस के अंदर क्या नारे मंडी के अंदर लगे थे। और ऑनरेबल एमएलए साहब ने उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मेरे लोग नहीं है, ये कांग्रेस के लोग नहीं है, जिन्होंने इस किस्म के कॉमनल नारे जो है जीत के बाद जो है मंडी के अंदर लगाए। ये शुरुआत उस दिन शुरू, पहली बात तो नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे सिख भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई,
हम सबको छूट है, हम सब देश भारत के अंग है, तो इस डेमोक्रेसी के अंदर हमें अपनी जो धार्मिक जो क्रिया है, चाहे उसमें हनुमान चालीसा पढ़ना हो, चाहे उसमें हमें अरदास देनी हो, चाहे उसमें हमें नमाज पढ़नी हो, हमें अपने अपने स्थानों के अंदर ही करनी चाहिए। ये अच्छी बात। फिर भी हमें अगर सड़कों पे आके हनुमान चालीसा पढ़ना है, या हमें सड़कों में आकर नमाज अदा करनी है, या हमें सड़कों में आकर अरदास करनी है, तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कि भाई क्या रास्ते बाधित करके हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर किसी नेता ने ऐसा बोला तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम सड़कों के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन वो नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सीनियर नेता है, पुराने नेता है, 15 साल से पार्टी के अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है कि उन्होंने एक जो बयान दिया, बाद में उन्होंने वो बयान जो है विड्रा भी किया, लेकिन जिस ढंग से उसको और ज्यादा हमारे लोगों ने उसको बढ़ाने की कोशिश की, वो भी उचित नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि एक रजौरी और पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1,10,000 मुस्लिम वोट मिला, तो थोड़ा वोट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदुओं की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग और हर समाज की पार्टी। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीत पाए, रजौरी में हमें अगर 703 वोट मिले होते तो हम जीत जाते। दरहाल के अंदर अगर हमें 3,3500 वोट एक्स्ट्रा मिला होगा तो हम जीत जाते। वैसे ही पुंछ के अंदर कुछ सीटों के अंदर हमें थोड़े थोड़े वोट और मिले होते, हमें हम जीत जाते। 1,10,000 मुस्लिम वोट हमें मिला है, हमें उनकी भी चिंता कर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और रजौरी पुंछ के हर और वर्ग, चाहे गुजर बकरवाल समाज के लोग हों, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, सबको उन्होंने इंसाफ दिया। अगर बात भारतीय जनता पार्टी किसी कम्युनल लाइन के ऊपर काम करने की बात होती, तो फिर यहाँ के लोगों को इंसाफ देने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जोरी पुंछ को जो है वो एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए हमेशा एक्सप्लॉइट किया मुस्लिम समाज को। गुजर बकरवाल को कहा कि आपको अगर पहाड़ियों को एसटी मिला तो आप पिछड़ जाएंगे, और गुजर बकरवाल समाज के बच्चों की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी। ऐसी कोई हरकत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। मैं आपके माध्यम से फिर उस बात को कहना चाहूंगा कि हमें जो है वो भाईचारा बना के रखना है। अब क्या है कि मुझे एक इंटरव्यू में देख रहा था अपने हानरबर एमएलए साहब का, वो उस इंटरव्यू में बार बार ये बात कह रहे थे कि विबोध गुप्ता साहब ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं दिया, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो उसके बाद मैं बेसिकली प्रयागराज गया हुआ जब ये एपिसोड हुआ, और 3-4 दिन मेरा फोन स्विच ऑफ था। मैं वहां गया था तो धार्मिक कार्य में, तो मुझे लगा कि 3-4 दिन अपने ही उसी तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन जैसे ही अगले दिन मैंने अपना स्विच ऑन किया तो मुझे वो उनका इंटरव्यू मिला, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर ये पूछ रहे हैं कि विबोध गुप्ता जवाब दे। तो फिर मैंने खंगाला, उनका भी सारा वो फेसबुक खंगाला, तो उन्होंने भी इसको घटना को कंडेम नहीं किया हुआ। बीजेपी के इस नेता की जितनी वो कह रहे थे कि भाई विबोध गुप्ता ने कंडेम नहीं किया, तो मैंने देखा कि उन्होंने भी कंडेम नहीं किया हुआ है। पहले तो वो अपनी परिस्थिति को क्लियर करें ना एमएलए साहब, कि उन्होंने इसको लेकर कंडेम क्यों नहीं किया, उन्होंने इसको लेकर वो क्यों नहीं बोले। लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमें सारी उन बातों को कॉर्नर रखना है, नजरअंदाज करना है। मेरे बोलने से अगर कोई किसी की भावना को मतलब ठेस पहुंचती है, हमें सोच समझ कर हम बोले, ठीक से बोले। लेकिन नमाज कहाँ पढ़नी है, अरदास कहाँ करनी है, हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है, उसके लिए हमारे उचित स्थान है। हमें प्रयास करना चाहिए हम उचित स्थानों के अंदर ही अपने अपने जो है वो धार्मिक क्रिया को करें, ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें अगर सड़क पे कुछ करना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देखे, एडमिनिस्ट्रेशन से वो हम अगर मुझे हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ना है तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी भी कोई प्रक्रिया जो है हमें करनी है अपनी धार्मिक, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अपने स्थानों के अंदर करें। एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, या पिछले 4 महीने से 5 महीने से कुछ बातें मैं अभी आपके सामने रखना नहीं चाहूंगा।
यहां पर इवनिंग क्लिनिक आई, इवनिंग क्लिनिक का टेंडर हुआ, ये प्रेसिडेंट साहब यहां पर बैठे हुए हैं। 3 मंजिला इवनिंग क्लिनिक ने बनना था, 3 मंजिला इवनिंग क्लिनिक ने बनना था। जब 2 मंजिला इवनिंग क्लिनिक बनी तो एमएलए साहब ने डायरेक्शन दी थी कि तीसरी मंजिल नहीं बनी। भाई क्यों नहीं बनेगी? इवनिंग क्लिनिक में क्या हमारे लोग नहीं जाते? क्या हमारे गरीब लोग यहाँ इलाज कराने नहीं जाते? क्या वहां पर 3 मंजिल बनने से क्या स्थान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब हम इन चक्करों में पड़ेंगे, डेवलपमेंट रोकने का प्रयास करेंगे, हम वो अपने उन आकाओं को खुश करने की कोशिश करेंगे जिन आकाओं ने हमें चुनाव जिताया है, तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। और भी ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक गलत डायरेक्शन की तरफ रजौरी विधानसभा को लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। हम सबको मिलकर रजौरी